हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केवीजे क्लासेस। मैं कुसुम राठौर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। लेकिन फोर्स का साइंटिफिक मीनिंग समझने से पहले चलिए अपनी डेली लाइफ की कुछ सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं। कभी आपने नोटिस किया है साइकिल को ऊपर की चढ़ाई पर चलाना ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है? वेट फ्लोर पर हम जल्दी स्लिप क्यों हो जाते हैं? झूले के हाईएस्ट पॉइंट पर जाने पर एक पल के लिए हल्का सा क्यों फील होता है? ये सभी क्वेश्चंस इसी चैप्टर में एक्सप्लेन किए गए हैं। ये चैप्टर सिर्फ फोर्स की डेफिनेशन नहीं बताता, ये हमें ये भी समझाता है कि ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है, स्टॉप क्यों हो जाता है, डायरेक्शन क्यों चेंज करता है और कभी-कभी अपनी शेप भी क्यों बदल देते हैं। चैप्टर के एंड तक आप अपनी डेली लाइफ की बहुत सी एक्टिविटीज को फोर्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। चैप्टर की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से होती है। दो लड़कियां सोनाली और रागिनी अपनी समर वेकेशन में साइकिलिंग करने का प्लान बनाती है। साइकिलिंग स्टार्ट करने से पहले वो अपनी साइकिल के टायर में हवा भरवाती है और राइड शुरू करती है। राइड के दौरान उन्हें बहुत अलग अलग सिचुएशन का एक्सपीरियंस होता है। कभी हवा उनके अगेंस्ट चलती है, कभी रोड रफ हो जाती है। अप हिल पर उन्हें ज्यादा फोर्स लगाकर पैडल चलाना पड़ता है और डाउन हिल पर साइकिल बिना पैडल मारे ही अपने आप चलने लगती है। बीच में वो बेल भी बजाती है और हैंडल घुमाकर डायरेक्शन भी चेंज करती है। इन सभी सिचुएशंस में एक चीज कॉमन है। वो क्या है? फोर्स। ये स्टोरी हमें बताती है कि फोर्स हमारी डेली लाइफ की लगभग हर एक्टिविटी में प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज फोर्स? अब हम चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं। बुक में एक सिंपल एक्टिविटी दी गई है। एक कार्डबोर्ड बॉक्स लो। अब उस बॉक्स को अलग अलग तरीके से मूव करने की कोशिश करो, जैसे कि पहले पुश करो, फिर पुल करो, फिर लिफ्ट करो या कैरी करो। चाहे आप बॉक्स को किसी भी तरीके से मूव करो, एक चीज कॉमन रहेगी, या तो आपको पुश लगाना पड़ेगा या फिर आपको पुल करना पड़ेगा। इसी से फोर्स की डेफिनेशन मिलती है। और डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज अ पुल और पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या हम बॉक्स को बिना पुल किए या फिर पुश किए मूव कर सकते हैं? नहीं ना। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए पुल या फिर पुश जरूरी है। साइंस की लैंग्वेज में इसी पुल या पुश को फोर्स कहते हैं। कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि डोर ओपन करना है, ड्रॉअर पुल करना है, स्कूल बैग लिफ्ट करना है, विंडो क्लोज करना है। इन सभी एक्टिविटीज में हम या तो पुल करते हैं या फिर पुश। इसलिए इन सभी सिचुएशंस में भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, फोर्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फोर्स एक एक्शन है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं तब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट कैन अ फोर्स डू? अब हमें पता चल गया कि फोर्स क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। क्या फोर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है? नहीं, फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। अगर कोई फ्रेंड आपकी चलती हुई बाईसाइकिल को पीछे से खींच ले तो क्या होगा? साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी ना, या साइकिल रुक भी सकती है। सेकंड एग्जांपल, एक मूविंग क्रिकेट बॉल को बैट से हिट किया जाता है, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। थर्ड एग्जांपल, एक इन्फ्लेटेड बलून को प्रेस करो, उसकी शेप चेंज हो जाती है। इन एग्जांपल से हमें पता चलता है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, जैसे चेयर को पुश करना। सेकंड, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है, जैसे स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड कम भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं। और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट बैट बॉल से की डायरेक्शन बदलना। और शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे रबर बैंड स्ट्रेच करना या फिर बलून प्रेस करना। कभी कभी एक ही फोर्स के साथ एक से ज्यादा इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बलून को प्रेस करूं तो क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी ना। यहाँ फोर्स ने बलून का शेप चेंज कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है
आर फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। अब हम चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मान लो आप एक टेबल को पुश करते हो। यहाँ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? पहला ऑब्जेक्ट आपका हाथ और दूसरा टेबल। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर इंटरेक्ट हो रहे हैं। इसी इंटरेक्शन की वजह से फोर्स अप्लाई होता है। अगर इंटरेक्शन नहीं होता तो फोर्स भी नहीं होता। यानी डेफिनेशन क्या है? Force is a push or a pull on an object resulting from the interaction between two objects। ये फोर्स की कंप्लीट साइंटिफिक डेफिनेशन है। हमेशा याद रखिए, फोर्स के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स होना जरूरी है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्ट खुद पर फोर्स लगा सकता है? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि फोर्स के लिए हमेशा एक दूसरा ऑब्जेक्ट जरूरी है। नाउ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और सिंबल होता है एन। कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट टेबल पर रखा होता है और मूव नहीं करता। क्या इसका मतलब है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा? नहीं, चैप्टर बताता है कि कुछ सिचुएशन में फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब आप टेबल को पुश करते हो तो सिर्फ आप टेबल को फोर्स नहीं लगाते, टेबल भी आपके हाथ पर फोर्स लगाता है। मतलब इंटरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जब इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, फोर्स भी खत्म हो जाता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस? अब एक क्वेश्चन सोचिए, क्या हर फोर्स सेम तरीके से काम करता है? नहीं, कभी हमें ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ता है, जैसे टेबल को पुश करना, स्कूल बैग उठाना, फुटबॉल को किक करना। लेकिन कभी कभी बिना टच किए भी फोर्स लग जाता है, जैसे मैग्नेट आयरन नेल को अपनी तरफ खींच लेता है। इसी बेसिस पर साइंटिस्ट ने फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। व्हाट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? अगर आपको चेयर को मूव करना हो तो क्या आप बिना टच किए उसे मूव कर सकते हैं? नहीं ना, पहले चेयर को टच करना पड़ेगा। जब किसी फोर्स के लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी हो तो उस फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। डेफिनेशन, अ कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कांटेक्ट। नाउ डेली लाइफ एग्जांपल्स, टेबल को पुश करना, रोप को पुल करना, स्कूल बैग को उठाना, फुटबॉल को किक करना। इन सभी एग्जांपल्स में ऑब्जेक्ट को टच किया जा रहा है, इसलिए ये सब कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल है। नाउ टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम पहले मस्कुलर फोर्स समझते हैं। सोचिए, हम चल कैसे पाते हैं, रन कैसे करते हैं, स्कूल बैग कैसे उठाते हैं, लिखते कैसे हैं, ये सब काम कौन करता है? हमारी मसल्स। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है तब फोर्स प्रोड्यूस होता है। इसी फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहते हैं। डेफिनेशन, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। डेली लाइफ एग्जांपल, walking, running, jumping, writing, lifting a school bag, pushing a table, pulling a bucket, ये सब मस्कुलर फोर्स की वजह से पॉसिबल है। अब एक क्वेश्चन, क्या हम क्लैप बिना मसल्स के कर सकते हैं? नहीं ना। क्या हम स्माइल बिना मसल्स के कर सकते हैं? नहीं। मतलब हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट हर मूवमेंट मसल्स की वजह से होती है। अब मसल्स फोर्स सिर्फ इंसानों में ही नहीं, एनिमल्स में भी होते हैं। सिर्फ ह्यूमंस ही मसल्स को यूज नहीं करते, एनिमल्स भी मसल्स फोर्स का यूज करते हैं। जैसे बर्ड्स मसल्स की हेल्प से फ्लाई करती है, फिश मसल्स की हेल्प से स्विम करती है, इंसेक्ट्स क्रॉल करते हैं और कुछ इंसेक्ट्स फ्लाई भी करते हैं। एनिमल्स मूवमेंट और सर्वाइवल के लिए मसल्स पर डिपेंड करते हैं। पुराने टाइम में लोग एनिमल्स की मस्कुलर फोर्स का यूज भी करते थे, जैसे कि बुलॉक कार्ट खींचते थे, हॉर्सेस लोगों को ले जाते थे, कैमल्स भारी सामान उठाते थे। इन सभी सिचुएशंस में काम एनिमल्स की मस्कुलर फोर्स से ही होता था। एक और इंटरेस्टिंग बात, मस्कुलर फोर्स सिर्फ बाहर से काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर में मसल्स कंटिन्यूअसली काम करती रहती है। जैसे खाना चबाना, फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आगे बढ़ाना, हार्ट का कंटिन्यूअसली बीट करना। हार्ट भी मसल्स का बना होता है और मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ब्लड पंप होता है। अगर मसल्स फोर्स ना हो तो हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर पाती। अब हम कॉन्ट्रैक्ट फोर्स का दूसरा टाइप पढ़ते हैं। एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, आपने लंच बॉक्स को टेबल पर हल्का सा पुश किया। क्या लंच बॉक्स हमेशा चलता ही रहेगा? नहीं ना, वो कुछ डिस्टेंस तक मूव करेगा और फिर रुक जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि उसको रोका किसने? क्या उसको कोई पकड़ रहा था? कोई इसको पकड़ नहीं रहा था, फिर भी वो रुक गया ना। ऐसा फ्रिक्शन की वजह से होता है।
बुक में एक एक्टिविटी दी गई है 5.3। एक लंच बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स को टेबल पर रखो, उसको जेंटली पुश करो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक मूव करता है, फिर धीरे धीरे रुक जाता है। अब उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करो, फिर भी कुछ डिस्टेंस बाद वो रुक जाता है। इसका मतलब है एक फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसी फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? Opposes the motion of an object moving or trying to move over another surface is called friction. अब ये लाइन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। Friction always acts opposite to the direction of motion. Now, why does friction occur? फ्रिक्शन होता ही क्यों है? हमें टेबल स्मूथ दिखाई देती है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हर सरफेस पे बहुत छोटी छोटी इरेगुलरिटीज होती है। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो ये इरेगुलरिटीज एक दूसरे में अटक जाती है और इसी वजह से मूवमेंट अपोज हो जाता है और इसी अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं। नाउ एक्टिविटी 5.4। अब सेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग सरफेस पर पुश करो, जैसे ग्लास, वुड, क्लॉथ, कैरेमिक टाइल, सैंड, और ऑब्जर्व करो हर जगह ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस तक मूव नहीं करेगा। कहीं ज्यादा चलेगा, कहीं जल्दी रुक जाएगा। और इसी एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि फ्रिक्शन सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, रफ रोड पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा या स्मूथ मार्बल फ्लोर पर? आंसर है रफ सरफेस पर, क्योंकि रफ सरफेस पर इरेगुलरिटीज ज्यादा होती है, इसलिए फ्रिक्शन भी ज्यादा होता है। नाउ फ्रिक्शन इन एयर एंड वाटर। क्या फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड सरफेस में होता है? नहीं। इस चैप्टर में बताते हैं कि वाटर भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर फ्रिक्शन लगाता है और इसी वजह से एरोप्लेन, शिप और हाई स्पीड ट्रेन को स्पेशल शेप दी जाती है ताकि फ्रिक्शन कम हो और मूवमेंट आसानी से हो। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मेरे हाथ में एक मैग्नेट है और टेबल पर एक आयरन नेल रखी हुई है। मैं अपने मैग्नेट को नेल के पास लेकर आती हूँ। आप देखते हैं कि नेल मैग्नेट की तरफ मूव करने लगती है। अब बताओ, क्या मैग्नेट ने नेल को टच किया? नहीं ना। फिर भी नेल मूव कैसे हुई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ फोर्सेस बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी काम करती है और इन्हीं को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो बिना फिजिकल कांटेक्ट के एक्ट करता है। नाउ टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। आप सबने क्लास 6 में मैग्नेट के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट आयरन जैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल भी कर सकता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखिए, लाइक पोल्स रिपेल नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ और अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स नॉर्थ साउथ। अब एक्टिविटी 5.5। दो रिंग मैग्नेट और एक वुडन स्टिक लो। एक मैग्नेट को स्टिक पर फिक्स करो और दूसरे मैग्नेट को ऊपर से स्टिक में डालो। और ध्यान रखिए, लाइक पोल्स एक दूसरे की तरफ होने चाहिए। ऑब्जर्व करिए, ऊपर मैग्नेट नीचे वाले मैग्नेट को टच नहीं करता, फिर भी वो हवा में फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। अब ऊपर मैग्नेट को हल्का सा प्रेस करो, आपको एक फोर्स फील होगा। अब मैग्नेट को उल्टा कर दो। इस बार अनलाइक पोल्स सामने होंगे। अब मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि मैग्नेट बिना टच किए भी फोर्स लगा सकता है। क्या डेफिनेशन है इसकी? कि मैग्नेट के द्वारा किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पर लगाया गया फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मैग्नेट बिना टच किए भी फोर्स लगा सकता है, इसलिए उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। अब क्या मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट करता है? नहीं,
ये अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। अब एक और क्वेश्चन, कभी आपने प्लास्टिक स्केल को पॉलीथीन के बलून को वुडन क्लॉथ से रब किया है? चलिए देखते हैं क्या होता है। एक प्लास्टिक स्केल या प्लास्टिक स्ट्रॉ लो, उसको पॉलीथीन शीट के साथ अच्छी तरह से रब करो। अब स्केल को छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास ले जाओ, लेकिन पेपर को टच नहीं करना है और ऑब्जर्व करिए पेपर पीसेस स्केल की तरफ अट्रैक्ट होकर चिपक जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है? बुक बताती है कि रबिंग की वजह से ऑब्जेक्ट पर स्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं और ये चार्जेस मूव नहीं करते, इसलिए इन्हें स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। और ऑब्जेक्ट चार्जेस ऑब्जेक्ट बन जाता है और चार्जेस ऑब्जेक्ट पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। नाउ एक्टिविटी 5.7। अब 2 बलून लीजिए, उन्हें इन्फ्लेट कीजिए, थ्रेड से लटका दीजिए। अब दोनों बलून्स को वुडन क्लॉथ से रब कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए दोनों बलून्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पर सेम टाइप का चार्ज आ गया है। अब बलून क्लॉथ को बलून के पास लाओ। इस बार बलून क्लॉथ की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि दोनों पर अपोजिट चार्जेस होते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ टाइप्स ऑफ चार्जेस। बुक के अकॉर्डिंग चार्जेस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड है नेगेटिव चार्ज। इसकी डेफिनेशन क्या है? चार्ज बॉडी के द्वारा किसी दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी पर लगाया गया फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। अब क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए टच करना जरूरी होता है? नहीं, इसीलिए इसे नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स कहते हैं। अब है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले फैमिलियर फोर्स पढ़ते हैं। एक फुटबॉल लो, उसको सीधा ऊपर की तरफ थ्रो करो और ऑब्जर्व करो बॉल ऊपर जाती है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है और एक मोमेंट के लिए रुकती है और फिर वापस नीचे आ जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि बॉल वापस नीचे क्यों आई? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। नाउ एक्टिविटी 5.8। बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करो और ऑब्जर्व करो चाहे कितनी भी फोर्स से थ्रो करो, बॉल हमेशा वापस अर्थ पर ही आएगी। इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। डेफिनेशन क्या है? अर्थ जिस फोर्स से हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट होता है और ये कभी रिपेल नहीं करता। नाउ मोशन अंडर ग्रेविटी। जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया जाता है तो वो सीधे अर्थ की तरफ मूव करता है और जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया जाता है तो पहले वो ऊपर जाता है और स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, एक मोमेंट के लिए रुकता है और फिर वापस नीचे आता है और नीचे आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। ये सब अर्थ की ग्रेविटी फोर्स के कारण होती है। अर्थ किस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है? आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब हम पढ़ेंगे वेट एंड इट्स मेजरमेंट। व्हाट इज वेट? मेरे हाथ में एक साइंस की बुक है। ये बुक हवा में क्यों नहीं तैर रही? ये नीचे की तरफ क्यों पुल हो रही है? इसका सिंपल रीजन है, अर्थ इस बुक को अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसी फोर्स को उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। डेफिनेशन है अर्थ इज द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि वेट एक्चुअली एक फोर्स होता है और क्योंकि वेट एक फोर्स है इसलिए इसका ऐसा यूनिट भी वही होगा जो फोर्स का है, यानी कि न्यूटन एन। नाउ एक्टिविटी 5.9। डज अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट इक्वली? बुक में एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी गई है। एक स्प्रिंग लो, अब अलग अलग ऑब्जेक्ट लो, जैसे पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, स्टोन। एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से लटकाओ और ऑब्जर्व करो स्प्रिंग स्ट्रेच होती है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट लटकाओ, फिर ऑब्जर्व करो। अब क्वेश्चन है
क्या हर ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को सेम अमाउंट में स्ट्रेच करता है? नहीं ना, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच करते हैं और कुछ कम। इसे हमें क्या पता चलता है? ये बताना है कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं करता। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का वेट भी डिफरेंट होता है। नाउ कौन सा ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच करेगा? जिसका वेट ज्यादा होगा। मतलब जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। अब एक क्वेश्चन, अगर स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है तो क्या हम इस स्ट्रेचिंग की हेल्प से वेट मेजर कर सकते हैं? यस, इसी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। डेफिनेशन क्या है? स्प्रिंग बैलेंस एक सिंपल मेजरमेंट है जो वेट मेजर करता है। नाउ पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। बुक के अकॉर्डिंग स्प्रिंग बैलेंस में होता है एक स्प्रिंग, एक हुक, न्यूटन और कभी कभी ग्राम में भी स्केल दिए होते हैं। नाउ हाउ डज दिस स्प्रिंग बैलेंस वर्क? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हुक पर लगाते हैं तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल करती है और इसी पुलिंग की वजह से स्प्रिंग स्ट्रेच होती है। जितना ज्यादा वेट उतनी ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। और स्केल की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट का वेट रीड कर लेते हैं। नाउ एक्टिविटी 5.10 अंडरस्टैंडिंग द रेंज। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले उसकी रेंज पता होनी चाहिए। बुक में जो स्प्रिंग बैलेंस दिखाया गया है उसकी मैक्सिमम रीडिंग 10 न्यूटन है। इसका मतलब है रेंज इज इक्वल टू 0 से 10 तक। अब क्वेश्चन है कि क्या स्प्रिंग बैलेंस से हम 15 न्यूटन का वेट मेजर कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम रेंज ही सिर्फ 10 न्यूटन है। नाउ एक्टिविटी 5.11 अब हम एक इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट रीडिंग। बुक में देखेंगे कि 0n और 1n के बीच में 5 इक्वल डिवीजन बने हुए हैं, तो एक डिवीजन की वैल्यू होगी 1n डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.2n। इसलिए इस स्प्रिंग बैलेंस का लास्ट काउंट होगा 0.2n। नाउ लीस्ट काउंट जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे पता चलता है कि इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी है। नाउ एक्टिविटी 5.12 मेजरिंग वेट। अब देखते हैं वेट कैसे मेजर करते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस लो, एक पेंसिल बॉक्स या वाटर बॉटल लो। ध्यान रखें ऑब्जेक्ट का वेट स्प्रिंग बैलेंस के रेंज के अंदर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को हुक पर लटकाओ, ऑब्जेक्ट को फ्रीली हैंग होने दो। अब स्केल को ध्यान से रीड करो, जो रीडिंग मिले वो ऑब्जेक्ट का वेट है। इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट क्या है कि कभी भी स्प्रिंग बैलेंस की मैक्सिमम रेंज से ज्यादा वेट वाला ऑब्जेक्ट मत लटकाओ। ऐसा करने से स्प्रिंग बैलेंस खराब हो सकता है। नाउ मेजरिंग मास। कई स्प्रिंग बैलेंस में न्यूटन के साथ साथ ग्राम वाला स्केल भी दिया होता है और उस स्केल की हेल्प से हम अर्थ पर ऑब्जेक्ट का मास भी एस्टिमेट कर सकते हैं। नाउ मास एंड वेट। स्टूडेंट्स अक्सर मास और वेट को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। चलिए समझते हैं। व्हाट इज मास? मास किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट मैटर की अमाउंट होती है और मास की यूनिट होती है ग्राम या किलोग्राम। और व्हाट इज वेट? वेट अर्थ के द्वारा ऑब्जेक्ट पर लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, और ये डिफरेंस एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मास हर जगह सेम रहता है और वेट जगह के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक ही 1 kg वाला ऑब्जेक्ट अर्थ, मून, मार्स, वीनस और जुपिटर पर अलग अलग वेट शो करता है। इसका रीजन है कि हर प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होती है। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप अपना स्कूल बैग मून पर लेकर जाओ तो क्या उसका मास चेंज होगा? नहीं, उसका वेट चेंज होगा। और यही मास और वेट का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नाउ वेट, अर्थ के पुल को वेट कहते हैं। ऐसा यूनिट इज इक्वल टू n। अब लास्ट टॉपिक है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। चलिए एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं। 5.13 एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लीजिए और उसका लेड टाइटली क्लोज कर दीजिए। अब एक बकेट या टब में पानी रखिए, बॉटल को पानी के अंदर पुश कीजिए। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आपको बॉटल को
नीचे डुबोने में थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है। अब बॉटल को छोड़ दीजिए, क्या होता है, बॉटल तुरंत ऊपर आ जाती है। क्वेश्चन है कि बॉटल ऊपर क्यों आ गई? क्योंकि वाटर बॉटल को ऊपर की तरफ पुश कर रखा है। नाउ व्हाट डू वी लर्न? इस एक्टिविटी से हमने एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली कि वाटर सिर्फ ऑब्जेक्ट को सराउंड नहीं करता, बल्कि ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स भी लगाता है। इसी अपवर्ड फोर्स को कहते हैं अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स। डेफिनेशन क्या है? लिक्विड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। नाउ बियॉन्ड फोर्स क्यों लगता है? लिक्विड के कारण। ये किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब सोचिए, जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होता है तो उस पर कितनी फोर्स एक्ट करती है? बुक के अकॉर्डिंग 2 फोर्सेस एक्ट करती है। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकेंड है बायएंड फोर्स। ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करता है। नाउ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक क्यों कर जाते हैं? तो बुक में इस बात का बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बायएंड फोर्स से ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, और अगर बायएंड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। नाउ क्वेश्चन कि हर ऑब्जेक्ट पानी में क्यों नहीं डूबता? क्योंकि वाटर उस पर बायएंड फोर्स लगाता है। बुक में एक और बात लिखी है कि बायएंड फोर्स को इफेक्ट करने वाले फोर्सेस वाले फैक्टर्स में एक डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी है। अब हम इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में फुल्ली या पार्शियली इमर्स होता है तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, और ये अपवर्ड फोर्स ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होता है। डिस्प्लेस लिक्विड का वेट ऑब्जेक्ट के वेट से कम है तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, और अगर डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ऑब्जेक्ट के वेट से इक्वल है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। डेली लाइफ में भी हम ये ऑब्जर्व करते हैं, लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है, प्लास्टिक की बोतल भी तैरती है, लेकिन स्टोन पानी में डूब जाता है। ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स और बायएंड फोर्स के इफेक्ट्स की वजह से होता है। नाउ बुक में एक इंटरेस्टिंग रॉक का नाम दिया गया है प्यूमिस। ये वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बनती है और इसके अंदर बहुत सारे टाइनी एयर स्पेसेस होते हैं, और इसी वजह से ये रॉक पानी में फ्लोट करता है। नाउ कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले पढ़ा हमने फोर्स। फोर्स एक पुल या पुश होता है। SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। एंड नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्थ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद वेट, अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसी फोर्स को वेट कहते हैं। SI यूनिट ऑफ वेट न्यूटन। उसके बाद हमने पढ़ा स्प्रिंग बैलेंस, वेट मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है मास। मास इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मैटर। मास सेम रहता है और वेट चेंज हो सकता है। उसके बाद 8th है अपथ्रस्ट, लिक्विड के द्वारा ऑब्जेक्ट पर लगाया गया अपवर्ड फोर्स। देन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ये बायएंड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट है फोर्स, अ पुल और पुश दैट अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड मस्कुलर फोर्स, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स। थर्ड फ्रिक्शन, द फोर्स दैट opposes motion. Fourth, magnetic force, the force exerted by a magnet. Electrostatic force, the force exerted by a charged body. Gravitational force, the force by which the earth attracts objects. Weight, the gravitational force exerted by the earth of an object. Or buoyant force, the upward force exerted by a liquid on an object.
और इसी के साथ आज हमने चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी रिवीजन हो सके। और अगर आपने अभी तक केवीजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।